नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। समझ रहे हो? मतलब मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड 20% अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट पे चल रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ये ऐसा स्टॉक है कि इसका मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ना ही बिजनेस में और ना ही स्टॉक मार्केट में। मतलब ये इकलौता एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में भी धूम मचा रहा है और बिजनेस में भी धूम मचा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं बोलूँ कि जो इंडिया में पूरा जो पावर सेक्टर है उसमें केवल टाटा पावर ही लीडर है, उसके बाद उसका किसी का नंबर नहीं आता। तो कितनी अच्छी बात रहेगी कि भाई बस टाटा पावर ही है। मतलब पावर में अगर ऑप्शन बोलूँ तो केवल टाटा पावर, अडानी पावर है नहीं, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो वो एक ऐसा स्टॉक है, मैं आगे आपको नाम बताऊँगा, कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, मार्केट शेयर की भी बात करूं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं टाइटन की, तो टाइटन का कॉम्पिटिटर है कल्याण ज्वेलर्स। अगर मैं बात करूं एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट का कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, कंसाई पेंट, ये सारे हो गए। अगर मैं बात करूं अपना टाटा पावर का कॉम्पिटिटर, तो अडानी पावर, जीएसडब्ल्यू, ग्रीन एनर्जी, बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाबर का, तो डाबर के मैरिको आ जाता है, फिर हिंदुस्तान लीवर आ जाता है, ये सारे कॉम्पिटिटर आ जाते। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो एचडीएफसी बैंक की, तो आपको आईसीआई बैंक मिल जाएगा, अपोजिट में एक्सिस बैंक मिल जाएगा। तो सबका कॉम्पिटिटर है। सीडीएसएल के कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो उसका कोई नहीं है, उसका है तो एनएसडीएल है, वो भी बहुत पीछे। ठीक है, तो सीडीएसएल अपने आप में एक लीडर है। बीएससी की बात करूँ तो बीएससी अपने आप में लीडर है, पर जब तक एनएससी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होता तब तक बीएससी राजा है। पर मैं ये जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका कोई तो कॉम्पिटिटर है भी नहीं, और जो उसका कॉम्पिटिटर है अगर लिस्ट भी हो जाता है मार्केट में तो भी उससे बहुत दूर है। मतलब बहुत सेफ साइड है ये स्टॉक। मतलब ये स्टॉक जो है एकदम ऐसा राजा बन के बैठा हुआ है, उसको किसी से कुछ नहीं फ़र्क। अगर आप उसको ऑप्शन दिया जाए इस सेक्टर में, जो मैं अभी आगे स्टॉक का नाम बताऊंगा कि किस में इस सेक्टर में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है। स्टॉक का नाम बताऊं? यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है इंडिगो एयरलाइन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मैं गूगल करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एयरलाइन मार्केट शेयर इन इंडिया, तो एयरलाइन में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसका है? पहला है इंडिगो, जिसका मार्केट शेयर अराउंड 62% है। फिर उसके बाद आता है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मार्केट शेयर कितना है? अराउंड 15% के आसपास, पर ये स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्टेड है। पर इसका मार्केट शेयर इंडिगो से बहुत फ़र्क है। ठीक है, इंडिगो का मार्केट शेयर कितना हो गया? अराउंड 60-63%। एयर इंडिया का मार्केट शेयर कितना हो गया? अराउंड 15%। तो ये तो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है एयर इंडिया, प्लस इससे बहुत दूर है बिजनेस में भी। तीसरा है हमारा विस्तारा। विस्तारा का मार्केट शेयर अराउंड 10% है, तो ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, प्लस बिजनेस में भी इंडिगो से काफ़ी दूर है। तो यार बोलो और क्या चाहिए? मतलब और क्या चाहिए आपको? मतलब और दाव लगाने के लिए और कौन सा सेफ साइड बोल सकते हैं हम लोग? तो इंडिगो बहुत सेफ साइड प्ले कर रहा है। कोई सोचेगा कि मैं एयरलाइन के बिज़नेस के में पैसा लगाऊँ, एयरलाइन के सेक्टर में पैसा लगाऊँ, और वो फाइंड करेगा 3-4 स्टॉक, तो उसको मिलेगा ही नहीं। उसको केवल एक ही मिलेगा, इंडिगो एयरलाइन। बस इनफ, बहुत हो गया, उसके आगे कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे आता हूँ, समझ जाओ बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि बस लोगों के पास फार्मा में एक ही ऑप्शन है, सन फार्मा, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। सिप्ला भी नहीं, उसके बाद फिर डॉक्टर रेड्डी भी नहीं, केवल सन फार्मा। ये ऐसी बात हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखो पीयर में जाता हूँ, पीयर कंपैरिजन में, तो आपको एक स्टॉक केवल देखने के लिए मिलेगा, स्पाइस जेट। ठीक है, स्पाइस जेट देखने के लिए मिलेगा। स्पाइस जेट का मार्केट कैप है 4326 करोड़, और इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ स्पाइस जेट का, देखो मार्केट शेयर कितना है एयरलाइन के बिजनेस में? केवल 2.3%। इंडिगो का मार्केट शेयर कितना है? अराउंड 62-63%। तो स्पाइस जेट बिजनेस में तो पीछे हो गया इंडिगो से। ठीक है, इसमें जो एक पीयर कंपैरिजन दिखा रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मार्केट कैप इसका कितना है? 7326 करोड़ स्पाइस जेट का। अगर मैं यहाँ पे इंडिगो की दिखाऊँ, इंडिगो का इन्वेस्टमेंट ही अराउंड
20,288 करोड़ का है। इंडिगो ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट उनके बॉन्ड्स के होंगे, बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, यहाँ वहाँ पैसा लगाया रहेगा इंडिगो ने। तो सोचो इंडिगो का जो इन्वेस्टमेंट ही अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है। स्पाइस जेट का मार्केट कैप ही 7,000 करोड़ है। मतलब आप अगर मैं यहाँ मार्केट कैप से अगर कंपेयर कर दूँ तो इसका मार्केट कैप अराउंड 1,55,000 करोड़ है। स्पाइस जेट इसका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका मार्केट कैप केवल 7,000 करोड़ है। मतलब वो ये कितनी बड़ी कंपनी है। स्पाइस जेट भाई दूर दूर तक नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है दूर दूर तक इसके सामने। बात को समझो बहुत, ठीक है, बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो साल का, अरे बाप रे, ये दिखा दूंगा तो आप तो हंसोगे। ये देखो TTM बेस पे अगर मैं इंडिगो का साल का आपको प्रॉफिट दिखाऊँ तो कितना है, अराउंड 6, 6.5, 7,000 करोड़ के आसपास का है, दिख रहा है स्क्रीन पर। मैं 8,000 करोड़ भी नहीं पकड़ता हूँ, 6 भी नहीं पकड़ता हूँ, मैं 7 पकड़ता हूँ। तो ईयरली बेस पे इनका प्रॉफिट ही 6, 6.5, 7,000 करोड़ का आ रहा है और स्पाइस जेट का मार्केट कैप ही 7,000 करोड़ है। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो इंडिगो लीडर है एयरलाइन सेक्टर में। समझो किसी के पास अगर ऑप्शन, अगर मैं बात करूं कि भाई कार के इंडस्ट्री में हमको इन्वेस्ट करना है, मतलब कार के स्टॉक में किसी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, ऑप्शन है। पर अगर बोले एयरलाइन की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है सेक्टर में, ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक ही इंडिगो। अगर 14% का जो मार्केट शेयर एयर इंडिया लेके बैठा हो तो लिस्टेड ही नहीं है मार्केट में, उस पर कैसे पैसा लगाओगे। तो ऑप्शन क्या है, ओनली इंडिगो। तो बात को समझो, वॉच लिस्ट में रखो इस स्टॉक को, बहुत सही है। अब बाकी यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट ना इसका बहुत अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा, कभी प्रॉफिट में कभी माइनस में। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इनके नेट प्रॉफिट में भी बहुत असर देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। क्यों नहीं बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अदर असेस्ट पे जाता हूँ तो अराउंड इनके पास 16-17 हज़ार करोड़ का कैश पड़ा है। कैश रिच बोल सकते हो। अराउंड 3.5-4 हज़ार करोड़ का रिजर्व पड़ा है इनके पास, ठीक है। अच्छा खासा रिजर्व है, कैश है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनको मतलब कंपनी रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो मैं आपको फंडामेंटली बता रहा, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व, कैश किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट देखोगे बहुत अप एंड डाउन दिखाई देगा, वही रीज़न में बताया क्रूड ऑयल। अगर हम क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ना देखते, अगर इसका हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते कि ओवरऑल मतलब एक लंबे टाइम पीरियड में देखते, ठीक है। किसी भी स्टॉक को वैसे भी हमको 3-4 महीने के लिए नहीं लेना चाहिए, मिनिमम 2-3 साल के लिए तो लेना ही चाहिए, ठीक है। एक बात को ध्यान देना, मेरे किसी भी वीडियो में मतलब जो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं होता है कोई भी स्टॉक, मतलब हम लंबे नज़रिए के हिसाब से बात करते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लंबे नज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस स्टॉक का, इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 47% रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 68% रहा है। कंपाउंडेड स्टॉक का प्राइस कौन से CAGR से ग्रोथ कर रहा है, 23% के CAGR से, यानी कि हर 4 साल में पैसा डबल, यानी कि हर 4 साल में इंडिगो में पैसा डबल, जिस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है, हर 4 साल 3 साल में। तो बहुत तगड़ी कंपनी है, मेरे नज़र में अभी आई है, क्योंकि भाई ये टॉप लूज़र में दिखाई दिया मेरे को, तो सोचा भाई इसके ऊपर थोड़ा बात ही कर लेते अब। तो देखा, मैं बोला यार इसका तो कोई भाई है ही नहीं इसके सामने, कोई ये अकेला राजा बैठा है ऐसा कि कोई है नहीं भाई। मतलब कितनी सोचने वाली बात है, ऑप्शन ही नहीं किसी के पास। किसी को अगर एयरलाइन के बिजनेस में पैसा लगाना है तो केवल वन ऑप्शन, इंडिगो। अगर सुनो मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाता, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 49% है। अब बीच में उन्होंने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बेची है, तो ये होल्डिंग गई किसके पास है, ये होल्डिंग गई है पूरी DIS के पास। DIS की होल्डिंग अराउंड पहले थी जून के क्वार्टर में 15.5%, और जो प्रमोटर्स ने होल्डिंग बेची तो प्रमोटर्स से होल्डिंग निकल के गई DIS के पास। अभी DIS की होल्डिंग हो गई है अराउंड 20.5%, पहले थी 15.5%। तो ये देखो। फिर बाद में अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs इस स्टॉक को अराउंड
25.5% होल्ड कर रहे हो, समझ रहे हो, 25.40% एफ की होल्डिंग है, डी की होल्डिंग। पहले इसमें एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, देखो आज पब्लिक की होल्डिंग कितनी है इसमें, 4.64%, ठीक है। पहले डी की होल्डिंग इतनी थी, 2021 में डी की होल्डिंग इतनी थी। आज डी अपनी होल्डिंग बढ़ा के 4% से 6%, 7%, 8%, 10%, 13, 14, 15 से अब 20 कर लिए। तो भाई हर पैरामीटर में बोलो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ी कंपनी है। अगर मैं बोल भी दूँ, चलो कोई बोल भी देता है कि इसके जो रिज़र्व है थोड़े कम हो गए, अगर इसके रिज़र्व थोड़े ज़्यादा हो गए, प्लस इसके इन्वेस्टमेंट थोड़े कम हो गए, इसके नेट प्रॉफिट थोड़ा माइनस में आता, तो घंटा इसको फ़र्क पड़ता है, पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अगर मैं एक टाइम पे बोलूँ कि जो अपना टाइटन है, टाइटन का रिजर्व थोड़ा कम हो रहा है, टाइटन का नेट प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है, तो हम टाइटन को टेंशन होगा, क्यों, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है कल्याण ज्वेलर्स। तो बोले मेरा रिजर्व कम होएगा, मेरा नेट प्रॉफिट कम होएगा, तो जो मेरे शेयर होल्डर है वो टाइटन से उठ के उसमें जाएंगे, कल्याण में। पर भाई इंडिगो अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो घंटा किसी को फ़र्क पड़ेगा, और पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। 62% का मार्केट शेयर लेके रखा है बिजनेस में, और प्लस स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड नहीं है इसके सामने, कंपनी कोई भी नहीं लिस्टेड है। स्पाइस जेट है तो मैंने उसकी हकीकत बता दी, इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है, समझ रहे हो, ट्रेन और प्लेन का फ़र्क है, ऐसा समझ जाओ। स्पाइस जेट ट्रेन और ये प्लेन और ये प्लेन ही है, ठीक है। तो भाई इसको रखो अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर, कोई तगड़ी हुई में इसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आने वाले समय में बहुत धूम मचा सकता है ये स्टॉक, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। गिरावट आई है, करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ प्राइस रेंज में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड आज इसमें आज मतलब ये वीडियो अब मैं पता नहीं कब अपलोड कर दूंगा, मैं आज बोल रहा हूँ, तो ये मैं कल परसों भी कर सकता हूँ जब मेरा मूड करे। तो मैं इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो को 28 अक्टूबर, तो सोच रहा हूँ मैं कल कर दूँ या आज, जैसा टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। तो उस हिसाब से प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो आप समझ जाना, ठीक है। 28 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ, तो 28 तारीख के हिसाब से देखूँ तो इस स्टॉक में अराउंड 25% का करेक्शन हो चुका है, और इसमें 28 तारीख को इसमें बाइंग अच्छी खासी देखने के लिए मिली। तो इसमें ऑल टाइम हाई से अराउंड 25% का करेक्शन हो चुका है, और अभी ये 20% के करेक्शन पे मिल रहा है हमको, ठीक है, डिस्काउंट पे। तो ये ऑल टाइम हाई से अराउंड 20% अपना नीचे है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है 3832, और दूसरा इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो निकल के आता है 3447, पर 3447 नहीं आएगा। और रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ये स्टॉक पब्लिक के पास केवल 4-4.5% है। अगर कल को मार्केट में पैनिक भी बनता है और तो इसको सेल कौन करेगा, ज़्यादा माल तो पड़ा है एफ डी के पास, प्रोमोटर्स के पास, वो अपनी स्टेक बेचते नहीं है जल्दी, तो पब्लिक 4% क्या ही उखाड़ लेगी, ठीक है। पब्लिक के पास अगर 4-4.5% की होल्डिंग भी है इस स्टॉक की, तो वो हिला ही नहीं सकते इस स्टॉक को। भाई क्यों नहीं हिला सकते, इसका मार्केट कैप देखो, 1,68,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो पब्लिक के बस की बात नहीं इसको हिलाना, ठीक है। और पब्लिक के पास है भी कितनी होल्डिंग, पब्लिक के पास यहाँ पे देखे जाए तो पब्लिक के पास केवल 4.64% है, तो ये वहाँ पे तो मुझको नहीं लगता आने वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, मुझे नहीं लगता है कि ये 3447 आएगा। 3832, 3800 आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी, वो लेवल्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब बाकी जो करंट लेवल चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो आने वाले 3 सालों के लिए, ये लेवल्स भी काफ़ी अच्छे। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अपने हाई से 20% नीचे, ठीक है। तो ये 2 लेवल हो गए, बाकी ऊपर के लेवल्स तो मैं नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मतलब देख लो आप स्क्रीन पर, आपको वैसे भी देख लिया रहोगे, ये रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल्स। ऊपर के लेवल्स मतलब बता के मतलब क्या है, क्योंकि सबका एक अलग नज़रिया है, कोई 30% प्रॉफिट होने पे बुक कर लेता है स्टॉक को, कोई 40%, कोई 50%, तो सबका एक नज़रिया। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो करंट लेवल चल रहा है काफ़ी अच्छा है। कुछ इसमें एक बड़ी मूवमेंट होती है तो फिर नेक्स्ट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, इसी स्टॉक को लेके। अगर बहुत नीचे भी जाता है तो भी मैं अपडेट कर दूंगा, और ये बहुत ऊपर भी जाता है तो भी मैं एक अपडेट अराउंड, अभी देखो
ये जो मेरा प्राइस, मैंने जो प्राइस पे स्टॉक को बताया, अगर यहाँ से 20-25% ऊपर जाएगा ना तो मैं फटाफट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम 20% तो जाना चाहिए, क्योंकि 20% मिलना बहुत बड़ी बात है। 20-25 मतलब अपने हाई के आसपास आता है तो वापस मैं अपडेट कर दूंगा स्टॉक को लेके, और फिर नीचे भी आता है और अगर 10-12% और टूटता है तो भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अपलोड करके, कोई टेंशन नहीं। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, और इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, ठीक है। बहुत मदद होगी, बहुत हेल्प होगी आपकी। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो करता धरता है एयरलाइन बिजनेस में ये अकेला ही है, ठीक है। जो करता धरता है खुद है, ठीक है। भागेगा भी ये, गिरेगा भी ये, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई हंसने वाला नहीं है, दूसरा बिजनेस कोई हंसने वाला नहीं है। एयर इंडिया अगर इसके ऊपर हंसेगा तो बोले भाई मेरा मार्केट कैप देख, मार्केट शेयर देख, अराउंड 62% का है। तो जो है करता धरता ये अकेला खुद ही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इसको बहुत ध्यान देना।